14 करोड़ 90 लाख डॉलर का खर्चा करके चीन से मंगवाई गई रेल की बोगियां बेकार निकली हैं। इन बोगियों की चीन में इंस्पेक्शन के लिए 88 अफसर दो हफ्ते के लिए चीन भेजे गए। कराची में सीटें उनके पास ज़्यादा रहीं, इक़्तिदार में हिस्सा उनके पास ज़्यादा रहा। वफाक में जो भी हुकूमत में होते हैं हमेशा से वो उसके इत्तेहादी होते हैं और उनको ज़्यादा अरसा हो गया कराची में इक़्तिदार में। लेकिन बात यह है कि मरीम नवाज़ साहबा उस वक्त जो क्राउड पुल कर रही थी या बहुत उनकी पॉपुलैरिटी थी, उसकी वजह उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस था, उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पीडीएम में फसाद शुरू, हुकूमत का तजर्बा मईशत ले डूबा और नून लीग या फैमिली लिमिटेड पार्टी। खबर यह है कि पीडीएम हुकूमत का तजर्बा मईशत को ले डूबा। तहरीके इंसाफ ने हुकूमत की 8 महीने की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 8 महीने में महंगाई 45% तक बढ़ गई। सनतें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियों को ताले लग रहे हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। पीडीएम की तजर्बाकारी हर मैदान में भारी पड़ी है। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम तरीन सतह पर है और पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पर। पहली बार, जी हां पहली बार सर्दियों में लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। हुकूमत ने मार्केटें, बाजार और शादी हॉल्स जल्द बंद करने का फैसला किया है। ताजरों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि मौशी हालात पहले ही खराब है, इस फैसले से रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। ये सारे सितम सिर्फ 8 महीने में टूटे हैं। कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास हो गया, मगर इसमें भी हुकूमत की तरफ से मुआशी बहरान से निकलने का कोई हल सामने नहीं आ सका। आप इस बात से हुकूमत की तजर्बाकारी का अंदाजा कर लें कि खजाना खाली है, मगर काबीना किंग साइज का रिकॉर्ड बना रही है। एक और सितम की खबर सुने कि 149 मिलियन यानी 14 करोड़ 90 लाख डॉलर का खर्चा करके चीन से मंगवाई गई रेल की बोगियां बेकार निकली हैं। इन बोगियों की चीन में इंस्पेक्शन के लिए 88 अफसर दो हफ्ते के लिए चीन भेजे गए। इन अफसरों को यौमिया $100 अलाउंस भी दिया गया, मगर फिर खजाने को अरबों रुपए का टीका लग गया। कड़वा सच यह है कि इस तजर्बाकार हुकूमत से कोई चीज भी संभल नहीं रही और जिद ये कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुद्दत बढ़ाने की धमकियां भी दे रहे हैं, मगर अंदरूनी खाना हालात बिगड़ने लगे हैं। इत्तेहाद में फसाद पड़ चुका है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में तनाज़ा बढ़ गया है। सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम के एडमिनिस्ट्रेटर हटाने का फैसला कर लिया है। क्या ये तनाज़ा हुकूमत के लिए दर्द सर बनेगा या फिर सब पुरानी तनख्वाह पर ही काम करते रहेंगे? इसी से आगाज़ करेंगे। सिद्दीक जान और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, जिस तरह हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम नाराज़ फिर से हो गई है और इस दफ़ा तो मानी भी नहीं, लेकिन एक बात जो आज मैं पढ़ा था, किसी ने कहा कि ये भागे भागे सब जाते हैं एमक्यूएम को मनाने, लेकिन कभी टूटी फूटी सड़कें कराची की, कत्लो गारतगरी, स्ट्रीट क्राइम, अस्पतालों का बुरा हाल, कूड़ा करकट, इसके हवाले से कभी नहीं गए। तो ये जब जाते हैं कि सीटें बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, हमें कोई और बना दे दो, तो ये तो कोई आवाम के लिए कभी नहीं गए। क्या आपको लगता है कि अब ये जिस लिए बैठे हैं या नाराजगियां है, ये कोई इसमें कोई अवामी हल निकलेगा? आवाम की कोई सोच होगी इस नाराजगी में? आवाम के लिए कोई इसमें हल नहीं निकलेगा, ना आवाम को कुछ मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कराची की, कराची में कौन कौन स्टेक होल्डर है? कराची में स्टेक होल्डर है पीपल्स पार्टी, इसलिए सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो वो है कराची के तनाजुर में, क्योंकि सिंध की हुकूमत उनके पास है। दूसरा नंबर पर ज़ाहिर है एमक्यूएम है, और एमक्यूएम इसलिए कि वो चाहे उनके पास सीटें जितनी भी हैं, लेकिन वो बड़े दावे उनके बड़े बड़े हैं कराची के लिए। और उसके बाद और इसलिए भी वो इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले कराची में सीटें उनके पास ज़्यादा रहीं, इक़्तिदार में हिस्सा उनके पास ज़्यादा रहा। वफाक में जो भी हुकूमत में होते हैं हमेशा से वो उसके इत्तेहादी होते हैं और उनको ज़्यादा अरसा हो गया कराची में इक़्तिदार में। और तीसरी ज़ाहिर तहरीक इंसाफ है। अच्छा, तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक में भी इस वक्त अपोजिशन में है, सिंध में भी अपोजिशन में है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जिम्मेदारी जो है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि वो दोनों जगहों पर हुकूमत में है। वफाक में भी उन दोनों की हुकूमत है और सिंध में भी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक ही हैं। वजारतें ली हैं या नहीं ली, लेकिन बाकी तो सब कुछ इनको मिल रहा है। अब बात यह है कि एमक्यूएम का पिछले आपने देखो 9 माह में, यानी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी आप देखते थे कि उस वक्त तो एमक्यूएम हर दूसरे हफ्ते धमकी लगाती थी, हम अलग हो रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं। अब पिछले 10 माह में 9-10 माह हो गए हैं, अब फिर एमक्यूएम कह रही है कि हम अलग हो जाएंगे हुकूमत से। पहली बात तो यह है कि एमक्यूएम को आपको सीरियस नहीं लेता। अब देखिए एमक्यूएम ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कोई आपने देखा है कि बहुत बड़ा
कोई कोहराम बर्पा हो गया हो, वो बहुत बड़ी कोई परेशानी बन गई हो, बहुत बड़ी कोई ट्रांसमिशन शुरू हो गई हो, क्योंकि सारा पाकिस्तान ये बात जानता है कि पहली बात तो यह है कि MQM का ये पुराना तरीका वारदात है। हर वक्त इनका यही तरीका होता है कि धमकी दो अलग होने की और कोई ना कोई चीज़ लेकर और चुप करके मान के बैठ जाओ। दूसरी बात यह है कि ये भी सब जानते हैं और हुकूमत इसलिए भी ज़्यादा परेशान नहीं है, हुकूमत को पता है कि इनको इधर कौन लाया था, इनको इधर किसने भेजा था। उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनकी मंशा के बगैर इनकी औकात ही नहीं है कि ये हुकूमत से अलग हो जाएँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो करेंगे उनसे भी नाराज़ हो के, हुकूमत से भी नाराज़ हो के ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि हम वजारतें छोड़ रहे हैं। वो भी छोड़ेंगे नहीं, ऐलान करेंगे हम वजारतों से मुस्ताफ़ी होते हैं जनाब, हम वजारतें अपनी सरेंडर कर रहे हैं। हुकूमत का ये हिस्सा रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको अर्ज़ किया है कि इस वक्त बका है इन सारी जमातों की, वो इकट्ठे रहने में है। और उससे बढ़कर जो ये हुकूमत लाए हैं, जो ये हुकूमत चला रहे हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक MQM जो है वो शहबाज शरीफ के साथ रहेगी। और जो बात आपने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं कि क्या MQM ने ये कहा है कि जब अगर कराची को ये 5 चीज़ें ना मिली इतने अर्से में तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे? ये तो नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स कम हो जाएंगी तो हम अलग हो जाएंगे? ये तो नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा है और फिर इन 9-10 माह में मुझे 10 बयान दिखा दें MQM के जो इनके महंगाई के ऊपर आए हों, जो कराची के मसाइल के ऊपर आए हों? मसला ये है कि MQM बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि ये वही किरदार हैं जो अल्ताफ़ भाई के साथ मिलकर जिन्होंने मारधाड़ की हुई है, करप्शन की हुई है, कत्ल गारतगरी की हुई है। इनकी इतनी ज़्यादा फाइलें हैं कि ये अगर नाम भी लेंगे ना हुकूमत से अलग होने का, तो अगले दिन आप देखेंगे 2-4 के केस खुल जाएंगे और फिर वो जाके और पाँव में बैठ जाएंगे, कहेंगे हम आपके खादिम, हम नौकर, हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई है, हम इसी तनख्वाह पे काम जारी रखेंगे, जैसे आप हुक्म करें, हम खादिम, हम नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, आप बताएं जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। वही चीज़ होंगी। बाकी तो PhD हैं नूर अरफीन साहब MQM के ऊपर। नूर अरफीन, जिस तरह आपने कल कहा था वो MQM तो कहती है कि मैंने नोट रखा मेरा मूड बने, तो वो तो अब उल्टा हो गया। वो जो नोट थे वो भी छीने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर सारे MQM के वो कह रहे हैं जी हम हटा रहे हैं, फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, कमियाँ नहीं, अब हो ही नहीं सकती अब इलेक्शन। तो उनको तो अब कुछ मिल ही नहीं रहा MQM को। ये तो पहले मजाक बन गया इनका, छोड़ दा हर दफ़ा धमकी देना, तो अब तो साख भी कुछ नहीं रही इनकी। और वो जो मैंने अर्ज़ किया कि कोई अवामी बात ये करता ही नहीं। अवामी बात वो करे ना करे, लेकिन आपने पुरलुत्फ बात ज़रूर की है। मैं इस पे आपको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मेरे भाई ये इमरान खान के साथ भी ऐसे ही थे। तो जो इनको इस दफ़ा यहाँ से लाया ना, उसी ने इनको इमरान खान के साथ दिया था। इमरान खान जो इनको अपनी गोद में लेके झूला झुला रहे थे, लल्ला लल्ला लोरी गा रहे थे, वो भी उन्हीं के कहने पे कर रहे थे। इमरान खान की हैंडसमता से मुतासिर होकर के ये हुकूमत में नहीं थे, या इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप बातों में लगा के जीत लिया था अकेले, इस वजह से MQM हुकूमत में नहीं थी। MQM की फ़ाइलें ही MQM को हुकूमत में रखती हैं। बाकी रह गई बात यह कि आपको लगता है कि लोगों को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है? कराची के लोगों को, कराची वाले अब अल्लाह का शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दीगर हिस्से के लोगों की तरह इतने बेहिस हो चुके हैं कि अब उन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अमीनुल हक, आपको लगता है कि इनके पास टावर से लांडी जाने का किराया होता होगा किसी दौर में? आपको लगता है कि आमिर खान के पास जो है वो गाड़ी बदलने के पैसे होते होंगे? आपको लगता है कि खालिद मकबूल के पास अपने इलाज के पैसे किसी ज़माने में होते होंगे? ये सब मिलीनियर्स हैं, मिलीनियर्स, और सब कहीं ना कहीं से ऑपरेट होते हैं। जब मैं कहीं ना कहीं कह रहा हूं तो आप समझिएगा, सब कहीं ना कहीं से ऑपरेट होते हैं। सबको कहीं ना कहीं से फ़ोन आता है, मैसेज आता है, ये कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उसकी गोद में बैठ जाओ, उसके पैर में बैठ जाओ, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। ये सब ऐसे ही नहीं होता मेरे भाई। आपको क्यों नहीं आता? मुझे क्यों नहीं आता? किसी और को क्यों नहीं आता? अचानक से एक गैर मारूफ नाम जिसको आप सेनेटर तक बनाने के लिए राज़ी नहीं थे, वो जो है वो आपकी पार्टी का नामजद गवर्नर बन जाता है। ऐसे ही ये सब करने के लिए बाकायदा सबसे पहले आपको अपनी इज्जत, आपको अपनी हुर्मत का गला दबाना पड़ता है, आपको बेशर्मी का टॉनिक पीना पड़ता है, आपको बेहिसी की रिदा को अपने ऊपर तानना पड़ता है। आप सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन आप जिंदा नहीं होते, आप जिंदा नहीं होते। आपके ख्याल में ये कितने लोगों ने आमिर खान की गाड़ी को रोका होगा पिछले 5 साल में, पिछले 4 साल में, कि भाई हमारे घर में लाइट क्यों नहीं आ रही, हमारे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा, हमारे घर में लाइट के मसाइल क्यों हैं, हमें सेहत के सहूलियात क्यों नहीं मिल रही हैं? किसी एक आदमी ने आमिर खान की गाड़ी रोकी? किसी एक आदमी ने खालिद मकबूल का हाथ पकड़ा?
किसी एक आदमी ने वसीम अख्तर का गिरबान पकड़ा कि अबे मुख्तारा माई, ये 4 साल का झूला झूल गई तू और फूलों का इफ्तिताह करती रही, इस 4 साल में तूने माल बनाने के अलावा क्या किया? 30 केसेस वाला आदमी 4 साल मेयरशिप जो है वो झेल गया बिला वजह में। ये सब ऑपरेट होते हैं, ये सब अता करदा हैं, ये सब तफवीज़ करदा हैं, ये सब असाइंड जॉब कर रहे हैं, ये असाइंड जॉब कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी भी इस वक्त जो कर रही है उसको भी कहा गया है ना यार, ऐसा थोड़ी है कि मतलब पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पे, पाकिस्तानी सियासत में कौन टर्मिनेटर है जो खुद से सियासत के फैसले करता है? कौन है? यहां अपनी गलतियों का इदराक सिर्फ उस वक्त होता है जब आपके हाथ से अनाने इक़्तिदार निकल जाती है, मगर फिर आपको लगता है कि ओहो आखिरकार वोट तो इन लोगों से लेने हैं, किस तरह लेंगे? अब अगर एमकेएम देखिए ना, वो जूता उछाल देना, गिरबान तक आप पहुंच गए। हैंग ऑन, ये आपसे किसने कहा है कि ये वोट से आए? आपसे किसने कहा है? मरे हुए लोगों का वोट डलवा करके ये बदबख्त लोग आकर के बैठे हुए, आपको नहीं पता? पीपल्स पार्टी ने कहां से सीखा है ये सब कुछ 2 नंबरियां? पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के देखो, अगर कैमरा लेकर के निकल जाओ, अगर स्पाई कैमरा की मदद से शूट कर लो तो आपको लग पता जाएगा कि भुट्टो जिंदा कैसे है। किसने कहा है कि ये वोट लेकर के आए? भाई लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। अगर इस वक्त इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाती है, मैं कलमा वाहिद की कसम खा करके कह रहा हूं, अगर ये सब लाइन लगा करके जूते ना खा रहे हो तो आप देख लीजिएगा, इलेक्शन होने वाला है ना, पीपल्स पार्टी ने हाथ उठा लिया, इलेक्शन बल्दियाती करीब नजर आ रहा है। अब देखते हैं, अब देखते हैं अपने घर की सीटें मिलती हैं इनको। अब मैं देखता हूं कौन सा पीएसपी और मुत्तहिदा इत्तेहाद इनको बचाता है। भाई लोग इनकी शक्ल पे थूकने के रवादार नहीं है, थूकने के। मैंने आपसे कल कहा था ना कि इससे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 2 टके का आदमी और 2.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। टके की औकात नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। गुटके मावे का कारोबार है या तो गन्ने की मशीन है, इसके अलावा बिजनेस भी कोई नहीं आता। ठीक, इसीलिए शायद ये इलेक्शन से भाग रहे, किसी भी सूरत ये आवाम को फेस नहीं करना चाहते, ना ही ये मईशत पर बात करना चाहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद हम टॉप स्टोरी पर आते हैं। सिद्दीक जान, एक तरफ जिस तरह हम तौहीन इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, अब तौहीन मईशत की भी बात आ गई, खबरदार किसी ने कोई ऐसी बात की तो अब ऐसे लगा जैसे तहरीक इंसाफ ने वो अपॉर्चुनिटी समझ ली कि इनको अब खौफ आ रहा है कि मईशत के हवाले से बात ना की जाए, तो पूरा वाइट पेपर ही जारी कर दिया। 45% महंगाई, यानी 8 महीने पहले जो चीज़ 100 रुपये की थी अब 145 रुपये की हो चुकी है सिर्फ 8 महीने में, और अगर वो 200 की थी तो अब 290 रुपये की हो चुकी है। तो ये इतनी तो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड महंगाई कभी नहीं देखी गई। शायद 5 साल में होती तो और बात थी, इमरान खान के शायद 5 साल के दौर में मिली थी। अभी मैं देख रहा था लेटेस्ट फिगर आई जो इनके जो पिछले 6 माह गुजरे हैं जुलाई से दिसंबर, तो ये कोई 25% महंगाई हुई, जबकि इमरान खान साहब के जो आखिरी 6 माह थे उनमें 9% थी। कहाँ 9%, कहाँ 25%? तो इस पर ये कोई जवाब नहीं देते। और कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास भी हो रहे हैं, कोई लाहेमल की समझ नहीं आ रही करना क्या है, हर चीज़ महंगी करके और उसके बाद बस चुप है जी, मुश्किल फैसले हमने लिए हैं। आगे क्या किया है, किस तरह अपने लिए क्या मुश्किल फैसले किए हैं, कोई एक जवाब नहीं। देखें उसामा भाई, मेरे ख्याल है कि हम इस पे बात करेंगे जो आज उन्होंने मार्केटें बंद करने वाला फैसला किया है। जी। कल जब कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास हुआ और उसका आलामी आया तो उसमें तो हमें ये बताया गया था कि आम लोगों के लिए को बहुत अच्छी चीज़ें करने जा रहे हैं, और बड़ा एक होप पैदा हुई कि कल हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत ने बैठकर, और शायद बड़ी कोई आवाम के उनको फ़िक्र थी, और आज पता नहीं कोई बहुत बड़ा ऐलान आवाम के लिए आएगा, लेकिन ऐलान जो है वो मार्केटें बंद करने वाला आया है। बाकी जो आपने तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर की बात की, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने वो जिसे कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। पहले इमरान खान जो मुहिम चला रहे थे, मिसाल के तौर पर रिलीज़ कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। अब एक आम आदमी इस चीज़ से इतना अट्रैक्ट नहीं होता। गो के इमरान खान के जो 4-5 बयानिए हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, लोग उसके साथ हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको किसी भी पैमाने पे परख लें तो आपको अंदाज़ा होगा, चाहे वो ज़मीनी इंतखाबात देख लें, चाहे वो जो इस वक्त पोल्स हो रहे हैं वो देख लें, जो लोग जाके ग्राउंड के ऊपर बात कर रहे हैं, पोल्स कर रहे हैं वो देख लें, सोशल मीडिया देख लें, हर फोरम के ऊपर जिस भी आप कहें कि मैं इस पैमाने को मानता हूँ, उस पैमाने पे इमरान खान सबसे आगे है। लेकिन ये जो होता है ना कि जब आप महंगाई का जिक्र करते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करते हैं, अब मुझे बताएं कि आज इमरान खान साहब ने आज पूरा दिन वो तहरीक इंसाफ ने किया जिसमें असद उमर साहब, रहमान अजहर, ये जो रहमान क्या नाम है इनका, हमाद अजहर, जी हमाद अजहर साहब, इन सारों ने इन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दी। अब देखें ना, इसको अगर आपने डिनाई करना है हुकूमत ने, तो हुकूमत ऐसे करे कि कल पूरे मीडिया को बुलाए, इसहाक डार साहब बैठे, कहें कि जी इमरान खान ने कहा कि उसके दौर में महंगाई इतनी थी, हमारे दौर में इतनी, झूठ बोला है उन्होंने।
ये मेरे पास फिगर्स हैं, ये चीज़ें इमरान खान ने गलत बयानी की, इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। इमरान खान ने कहा कि मेरे दौर में रिजर्व इतने थे, अब इतने रह गए, ये झूठ बोल रहा था, गलत बयानी कर रहा था। इमरान खान ने कहा कि बिजली इतनी थी, अब इतनी है, ये झूठ बोल रहा था। पेट्रोल डीजल कीमतें इतनी थी, अब इतनी है, ये झूठ बोल रहा था। भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएं ना। ये जो काम अब इमरान खान ने नया शुरू किया है, ये अवाम में इसलिए असरअंदाज होगा अवाम के ऊपर कि उन्होंने पूरी एक चार्ट बनाकर और फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए हैं। पूरा एक एक चीज़ का, आटा इतना था अब इतना हो गया है, गंदम इतनी थी अब इतनी हो गई है, ये चीज़ ऐसे थी ये ऐसे हो गई है, जीडीपी, हर चीज़ उन्होंने दे दी है। अब देखें हुकूमत को, अब इसके जवाब में ये नहीं हो सकता कि हुकूमत आके और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ये मुशर्रफ इमरान खान तबाह कर गए थे। भाई तबाह अगर वो कर गए थे तो उनको तो हटा दिया ना एस्टेब्लिशमेंट ने, उनको तो निकाल दिया, तो बुरा था, वो तो मुल्क दुश्मन था, वो तो मुल्क का गद्दार था, वो तो मुल्क को बर्बाद कर रहा था। जिसके दौर में 150 रुपये पेट्रोल था और डीजल था, वो तो बर्बाद कर रहा था मुल्क को। आपको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको इसलिए लेके आए कि जनाब आप दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। आप आके बताएं कौम को कि जी इमरान खान ने आज जो सारा दिन वाइट पेपर जारी किया है वो गलत बयानी थी, वो झूठ था, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखो हमने आगे ये चीज़ें बेहतर की हैं। कोई एक ऐसा फिगर नहीं है, कोई एक ऐसा मुआशी इशारिया नहीं है जिसमें ये बता सकें कि मुल्क इन्होंने बेहतर कर दिया है, जो ये बेहतरी की तरफ ले गए हैं। और उससे जितने इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाते थे, और ये भी ये गलत बयानी करते हैं। मैं डॉक्टर इशफाक साहब को सुन रहा था, ये जो बार बार नून लीग कहती है ना कि जनाब IMF के साथ जो मुआहदे इमरान खान करके गया था तो हम मजबूर हैं उस पर चलने के। वो कहते हैं कि ये गलत है, हर क्वार्टर में नई चीज़ें तय होती हैं। और फिर वो इसाक डार साहब का आपको बयान याद होगा कि मुझसे बेहतर IMF को कोई नहीं जानता, मुझे पता है कैसे डील करना है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो ऐसे IMF को धमकियां लगा रहे थे जैसे वो यहाँ पे बैठ के इमरान खान को बिल्कुल। तो अब देखें आज ये जो इमरान खान ने काम किया है ये दबाव डालेगा हुकूमत के ऊपर भी, अवाम में भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और इनको लाने वालों पर भी दबाव डालेगा कि जिनको आप लाए हैं माशाल्लाह उन्होंने ये मुल्क के साथ कर दिया है, ये हालात कर दिए हैं, ये तबाही और बर्बादी कर दी। और फिर ये भी नहीं है, एक होता है ना कि बंदा कहता है यार चलो जो नुकसान होना था वो मुल्क का हो गया है, चलो यार अब इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ये भी होप नहीं है। जो मुआशी तजियाकार हैं वो कह रहे हैं कि 2023 अगर इलेक्शन ना हुए और ये इसी तरह से ये जो जिनको लाए थे इनको चलाया जाता रहा तो 2023-2022 से ज़्यादा तबाहकुन होगा। तो ये उससे ज़्यादा परेशानी की बात है कि जो तबाही और बर्बादी हम देख चुके हैं उससे आगे मुल्क ने जाना है, तबाही और बर्बादी की तरफ पीछे को नहीं आना, बेहतरी की तरफ नहीं जाना, बल्कि मजीद पस्ती और तनज़्ज़ुली की तरफ जाना है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे ये कहा जाए कि आपने घबराना नहीं है, बहुत घबराने वाली बात है। नूर आरफीन, वो बात कि हम सोच रहे थे शायद आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा, उल्टी खबरें आ गई कि जी 8 बजे आप मार्केट्स बंद कर दें, शादी हॉल 10 बजे। अब ये तो सर्दियां हैं, ना AC का इस्तेमाल है ना पंखों का। वज़ीर दिफा आकर ये बात कर रहे होते हैं जनाब अब हम गैर मेयारी पंखे जो हैं उनका इस्तेमाल उस पर ज़्यादा कर देंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स को फ़रोख्त दिया जाएगा। भाई बाइक ख़रीदने के पैसे नहीं, आप इलेक्ट्रिक बाइक्स का कह रहे हैं। वो कहते हैं $3 अरब फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं मोटरसाइकिल वाले। तो ये मुझे तो ये समझ नहीं आती, मोटरसाइकिल वाले के पीछे पड़ गए जो इन्होंने अभी वो ऑडी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ वो करोड़ों डॉलर की मंगवाई हैं, लाखों डॉलर की, उसका क्या हिसाब है? तो ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अभी तो गर्मियाँ आएंगी तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। अच्छा, ये पहली बात नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आई। आपकी समझ में लाने के लिए ही चीज़ें मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, तो पहले ये बताइए टाइम कितना है हमारे पास? 4 मिनट है। मैं आपको समझाऊँ। और VIP हो गया। अच्छा, आप वाइट पेपर की बात कर रहे थे, ये कौन सा ऐसा वाइट पेपर है कि जो आज से पहले किसी अपोजिशन ने नहीं जारी किया किसी हुकूमत के बारे में? आपको शायद याद नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने जब चांद चढ़ाए हुए थे पाकिस्तान में, जिस वक्त बात हो रही थी कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, भाई मेरे 90 रुपये से 150 पे ले गए थे खान साहब। और आपको शायद याद नहीं, लेकिन मुझे तो याद है क्योंकि मैं रोज़ाना प्रोग्राम करता था। चीखें निकली हुई थी अवाम की, अवाम ने बदतरीन महंगाई का मज़ा पहली मरतबा खान साहब के दौर में चखा था। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हम खान साहब को भूल गए, क्योंकि इन लोगों ने कपड़े बेच करके अवाम को आटा देना था और इन्होंने अवाम के कपड़े उतार लिए। ये है पूरा सच। लेकिन इमरान खान अपने घर से अपने जेवरात सब बेच बाच करके लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था भाई। अखबारात में आजकल सच बोलने का एक सीज़न चला हुआ है और एक ही सहाफ़ी बोल रहा है, जनरल बाजवा को उनको बुला करके सच बता रहे हैं, और वो एक ही आदमी अपने आर्टिकल में आधा सच बयान किए चले जा रहा है। मैंने कहा ना, मैं आपसे 3 दिन से एक आर्टिकल का हवाला दे रहा हूँ, आप वो आर्टिकल पढ़ लें, आपको इन सियासतदानों की टके की औकात पता चल जाएगी। वो शुगर करें, मैं आर्टिकल आज भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ हवाला दे करके गुजर रहा हूँ। तो कहने का मकसद मेरे ये कि जो खेल पहले हो रहा था वही आज भी हो रहा है।
पहले भी आवाम को चांद दिखा करके, आपको याद है ना, खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म, हॉलैंड का वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पे जाता है, और खान साहब 1 अरब रुपए की सवारी झेल गए, वो 55 रुपए के हेलीकॉप्टर में, जो फवाद चौधरी जैसे साइंसदान ने ईजाद किया था, याद है ना आपको। तो इसी तरह से ये लोग आए। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये लोग इसलिए बुरे हैं इमरान खान से ज्यादा कि ये आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का कह करके और चकमा दे रहे हैं। ये बात आपकी मैं मान सकता हूं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी ये तवानाई का बहरान और ये उससे निमटने की कोशिशें, ये वैसे ही आई वॉश हैं जैसे पहली हुकूमतें करती रही हैं और ये हुकूमत भी कर रही है। ये इनका नज़्बुलैन होता है इन हुकूमतों का, ये इन जुगाड़ियों का, पैदागीरों का, ये इनका धंधा है। और मैंने कल आपसे, परसों बल्कि मैंने कहा था कि मैं पहला आदमी हूँ जो इस बात पे आवाज़ उठा रहा हूँ, और आज इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है। महज 48 घंटों में कोरोना की एक और वेव आपको छूने के लिए आ चुकी है। मैंने परसों कहा था, तरसों अपने प्रोग्राम में, कि एक मरतबा फिर कोरोना इंपोर्ट किया जाएगा, और एक मरतबा फिर यही कोरोना, इसकी रिपोर्ट भी आगा खान से आई है। फैसल सुल्तान ही वो आदमी हैं कि जिन्होंने उसको कंफर्म किया है। और अब आप देखिएगा कि कराची में सबसे पहले ये सिंध के अनिल कपूर और ये बिलावल, ये मिल करके इस कोरोना के नाम पर अब क्या क्या गुल खिलाएंगे। अब दोबारा फिर मईशत के साथ वही सब कुछ होगा जो इमरान खान के दौर में नहीं हुआ था। ये बात मैं आपकी मानता हूं। अच्छा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, माजरत से ब्रेक का न्यूज अपडेट से आपने सही कहा कि महंगाई इमरान खान के दौर में भी थी, ये भी हम बात करते रहे, लेकिन उधर मैंने जिस तरह से 9% और 25% में तो बहुत फर्क है। 6% ग्रोथ और अब मनफी की तरफ ग्रोथ हो, तो ये तो फ़र्क है। और बेरोज़गारी इस तरह तो नहीं थी, रोज़गार उस वक्त टेक्सटाइल वगैरह ज़्यादा थे, तो अब महंगाई का किसी तरह लोग मुकाबला तो कर सकते थे, रोज़गार हो। अब तो रोज़गार भी जा रहा है कि जनाब 8 बजे मार्केट से बंद कर दें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आरफीन नामा में बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। जी आरफीन। जी उसामा, किसे फरियाद करें, किससे मुनसिफी चाहें। अजीब सी खबर है। पहले भाई वो लूप में चला देना ताकि कहीं तौहीन फलां फलां का इल्ज़ाम ना लग जाए, उसके बाद उस पर बात करते हैं। जी, आज़ाद इदारा आवाम को एंटरटेन करने के लिए सामने आया है। फरमा रहे हैं, हम मानते हैं स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ है, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा। हुजूर, आपका इकबाल बुलंद रहे, चाहे हम जैसों की पता नहीं कितनी नस्लें उजड़ जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपका इकबाल, आपका झंडा ऐसे ही बुलंद रहे। आप इसी तरह से VVIP सवारियां भुगतते रहें, 10-10 लाख रुपए की पेंशन, सदाकत और अमानत के झूठे टाइटल्स दे करके, और आप मज़े करते रहें। आप अगर ना भी मानते तो हम आपका क्या बिगाड़ लेते, क्योंकि हम ज़रा सी कुछ चींपा करते हैं और अचानक से तौहीन का नोटिस आता है, वो कत्ल भी कर देते हैं तो हो जाते हैं। हम कत्ल भी, वो पता नहीं क्या यार, समझ लो बस जो कहना चाह रहा था जोश जज्बात में, आप समझ गए होंगे मेरा ख्याल है। मतलब गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दें तो लगे है गाली, आपका क्या होगा जनाबे अली। हुजूर, आपने ये कह दिया, ये सुन करके ईमान से खुदा की कसम मारे खुशी के रुआ खड़ा हुआ है, दिल ऐसा फुदक रहा है कि जैसे बिल्लियों। आपने कहा कि शहरियों के लुटने पर हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, हम कैसे पुलिस को हुक्म जारी करें, उई अल्लाह। कैसे? वैसे ही जैसे पिछले साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी जैसे सियासतदान कर देते थे धाएं से। अंडे की कीमत 100 मोटो, CNG की कीमत 100 मोटो, आलू प्याज की कीमत 100 मोटो, जैसे ही बाहर कोई साफी नजर आया सबको अंदर बुला लो अदालत में, और उसके बाद 100 मोटो, और उसके बाद दिन तक आसिम सलीम बाजवा, साकिब निसार, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, ये तो मीडिया कवरेज में PhD लोग थे। मतलब आप वैसे ही कर देते हुजूर। जुडिशल एक्टिविज्म की वो बदतरीन वो ईरा आपको मेरा ख्याल है याद नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि ये मजाक किया क्यों कर गया है, ऐसे तो नहीं, ये अचानक से ऑब्जर्वेशन आ रही है। एक शख्स था, उसने कहा कि पुलिस के मामूल के गश्त पर न रहने से स्ट्रीट क्राइम्स में बेपनाह इजाफा हुआ है, IG सिंध और पुलिस हुक्काम को गश्त बढ़ाने का हुक्म दिया जाए। बंदा खुदा, शुक्र मनाओ कि पुलिस गश्त नहीं कर रही। चोर डाकू तो तुम्हारे तन पे कपड़े छोड़ जाते हैं, ये पुलिस वाले अगर हत्थे चढ़ गए ना इनके, ये चप्पल भी नहीं छोड़ेंगे पैरों में। अगर कोई असली नस्ली पुलिस वाला टकर गया तो बच्चे खा जाएगा। मगर जनाब पता नहीं कौन आदमी था कि जो दरखास्त लेकर के वहाँ पहुँच गया। और उसके बाद फरमाया गया है कि वज़ीर आला का प्रोटोकॉल अफसर भी लुट गया,
फलां जस्टिस साहब थे, उनका नाम गोल कर रहा हूँ, उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि हम कोई बादशाह हैं जो हुक्मनामा जारी करें। नहीं सर, आप बादशाह नहीं हैं, लेकिन आपसे पहले वाले जो सरबराहान अदलिया थे, जो बादशाहान वक्त थे, जो फिरौन वक्त उस वक्त हुआ करते थे, उनकी देखा देखी अगर आप भी थोड़ा सा कुछ कर देते। एक साहब के पास फिल्म के लिए वो लेकर के गया कि भाई इसको बैन लगाओ। कल मैं देख रहा था जवेरिया अब्बासी की एक फिल्म आ रही है, अल्लाह माफ़ करे, वो ख़वातीन का क्या मामला होता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, उसके ऊपर फिल्म आ रही है। अब मैं ये समझ गया, इसका मतलब है कि इसकी पाबंदी के लिए भी अदालत में केस जाएगा और जज साहब कहेंगे जैसे पिछली दफ़ा कहा था कि आपने फिल्म देखी है। यार गज़ब खुदा का, पहले ही माशरा टूट रहा है, तलाक के रुझान में इजाफा हो गया है, खुला के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अब आप लेस्बियन और गे के ऊपर फिल्में दिखाएंगे लोगों को। भाई आपका काम ये नहीं है ना, मतलब आपस की बात है, और ये आपको भी पता है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके लिए अगर आप मैं सोमोटो का मुतालबा नहीं कर रहा, मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन पास करने की बात कर रहा हूँ। ये तो कम से कम किया ही जा सकता था, ये इतना कोई मामूली बात तो नहीं थी। कल भी मैंने बताया था कि एक बच्चा, और एक ही बच्चा क्या न जाने कितने बच्चे अपने घरों की दहलीज पर मारे गए हैं। 85,900 लोगों से छीना झपटी कराची में हुई है। क्या ये इतना कम नौयत का वाकया था? अच्छा चलिए, चलो ये सारे मामलात ऐसे ही मैं मानता हूं जनाब, आप सिंध हाई कोर्ट हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं सर, वो 300 आदमी जिनका तिक्का बना दिया MQM वालों ने पीपल्स पार्टी की मदद और मुआवनत से सानिया बल्दिया टाउन, सर उनको लगे तो इंसाफ अगर थोड़ा सा दे दे तौहीन नहीं होगी ना। अच्छा चलिए इसको भी छोड़ दिए, 300 साढ़े 300 केसेस तो बहुत होंगे, 50-60 आदमी को तो दे सकते हैं ना। साने 12 मई उम्मीद करता हूं कि ये तौहीन के ज़मरे में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक नविश्ता दीवार है, मैंने तो सिर्फ बताने की कोशिश की थी। सही, यानी अब किस इदारे की तरफ बंदा देखे कि कौन लोगों की दाद रसी करेगा। इनसाइड स्टोरी पर आते हैं। मरियम नवाज साहिबा अब सीनियर नायब सदर बन गई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने अभी उनकी जिम्मेदारी है, और बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब नाकाम रहे हैं पार्टी मुड़ चलाने में। अब विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने इस बारे में आगाह किया है। अब वो विफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, तो अब उसके बाद ज़्यादा तवज्जो लग रहा है कि पार्टी मूड पर उनकी है कि नोटिफिकेशन ये आ गया है और अब मरीम साहिबा एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन बात यह है, सिद्दीक़ जान के दिलचस्प चीज़ ये नज़र आती है कि मरीम साहिबा को कई दफ़ा आगे किया गया। मिसाल के तौर पर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस पर वो भी हार गए, गिलगित बल्तिस्तान में नजर आए हार गए, यहाँ पर पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में मरीम साहिबा कैंपेन करती हैं हार गए। तो कोई क्रेडिट पर कुछ ऐसा खास है नहीं कि जिसकी वजह से कहा जाए शहबाज शरीफ फेल हो गए इसलिए मरीम साहिबा को अब लॉन्च किया जा रहा है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून में से इस वक्त अगर कोई क्राउड पुलर है तो इन सब की निस्बत तो मरीम नवाज साहिबा हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। यानी वो जहाँ जहाँ गई हैं तो नून लीग के जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोग उनके जाने पर इकट्ठे हुए। लेकिन बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा उस वक्त जो क्राउड पुल कर रही थी या बहुत उनकी पॉपुलैरिटी थी, उसकी वजह उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस था, उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था। और दूसरा उनकी उस पॉपुलैरिटी की वजह यह थी कि वो ये कह रही थी हर जगह जाकर कि जनाब इमरान खान ना तजर्बाकार है, हम तजर्बाकार हैं, इसने महंगाई कर दी है, इसने तबाही कर दी, इसने बर्बादी कर दी। और जो बात वो भी मैं कहना चाहूँगा, जो नूरुल आरफीन साहब कह रहे थे कि हर अपोजिशन वाइट पेपर जारी करती है, बिल्कुल हर अपोजिशन वाइट पेपर जारी करती है। और ये नूरुल आरफीन साहब ने कहा कि इमरान खान के दौर में महंगाई ज़्यादा थी, बिल्कुल ज़्यादा थी। और उसकी चीज़ें सबके सामने हैं कि इमरान खान के दौर में 3 बड़ी चीज़ें हुई। सबसे पहले तो आपने देखा जो कोरोना वाला मामला आया, कोरोना से पहले भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी रही, उसकी वजह से आपने देखा चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई, जिस वजह बहुत सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते थे इंडिया से वो सारी रुक गई। उसने एक इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट डाला हमारी इकॉनमी के ऊपर। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो तो कोविड था। कोविड में हमने अरबों डॉलर की वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट की। ना सिर्फ ये कि अरबों डॉलर की हमने वैक्सीन इंपोर्ट की, बल्कि कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और वो सदी का सबसे बड़ा बहरान था जिसने दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क उनको भी एक्सपोज कर दिया। तो एक कोविड था। और तीसरा मामला था जो अफगानिस्तान की सूरत हाल थी, उसने भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर जो है इम्पैक्ट डाला। तो ये 3 चीज़ें थी इमरान खान के दौर में। और जो बात नूरुल आरफीन साहब ये कह रहे हैं कि जो शरीफ ख़ानदान जब पहले इक़्तिदार में था 2013 से 18 तक, तो पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 90 रुपये थी। तो उस वक्त ज़रा इंटरनेशनल मार्केट में भी देख लें कि इंटरनेशनल मार्केट में उन 2013 से लेके 2018 तक इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस क्या थी कि वो यहाँ पे 90 रुपये का जो है वो दे रहे थे। तो बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा को ये पार्टी ऑर्गेनाइज़र बनाने का एक मकसद अब ये भी है कि अब एक नया मंजन बेचा जाएगा, अब एक नया बयानी बनाया जाएगा कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने तो बर्बाद कर दिया। देखें ना, असल तो मरीम नवाज हैं, असल तो नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो ये हालात ना होते। हालांकि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं
जो भी मुल्क के अंदर पिछले 9-10 माह में हुआ है, बल्कि इससे पहले भी जो आखिरी 4-5 माह थे जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हो रही थी, उन मुलाकातों में मरीम नवाज साहबा शरीक हुआ करती थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं करते थे। उनको यह था कि मेरी बेटी वहाँ पर मीटिंग में मौजूद रहेगी। ना सिर्फ मरीम खुद मीटिंग में मौजूद नहीं, बल्कि मियां नवाज शरीफ खुद भी स्काइप के ज़रिए, मुख्तलिफ जो है वो ऐप्स के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए बहुत सी उनकी मीटिंग्स हुई हैं, और ये बातें सारी खुल के सामने आएंगी कि किस किस के साथ उनकी वीडियो कॉल पे बात हुई और कौन कौन यहाँ से मिलने गया, किस किस से मियां साहब राब्ते में रहे। जो कुछ ये हुआ हुकूमत लेने के मामले में, उस सब में नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे, उनकी मर्जी से हुआ। फिर आपने ये भी देखा कि एक बेवकूफ़ अवाम को बनाने की कोशिश की गई थी कि जनाब वो पेट्रोल बढ़ाने लगे तो मियां साहब नाराज़ होकर उठ के चले गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि 7 बार उसके बाद पेट्रोल बढ़ा। तो फिर दो ही चीज़ें हैं ना, या तो ये है कि मियां साहब शामिल थे उन सारी तबाही और बर्बादी में और महंगाई में, या ये है कि उनकी पार्टी कोऑपरेट नहीं रही और पार्टी उनकी बात नहीं मानती। ये तो हो नहीं सकता कि पार्टी उनकी बात ना मान रही हो। और फिर ये जो एक मंजन बेचा जाता था कि शहबाज शरीफ तो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और मियां साहब बड़े इनकलाबी हैं, वो बड़े नज़रियाती हैं। आपको याद होगा बिलावल साहब मियां साहब को मिल के निकले थे जेल से, उन्होंने कहा था मियां साहब अब नज़रियाती बन गए। ये बातें भी गलत साबित हुई, क्योंकि पूरे के पूरे इस रजीम चेंज और सारे ऑपरेशन में हर चीज़ की मंजूरी मियां नवाज शरीफ ने खुद दी है। और याद करें उस वक्त जब ये बाजमात सारी जमातों ने एक्सटेंशन के ऊपर वोट दिया था, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था कि हमने हलफ दिया है वहाँ पर जाके मीटिंग में जो बातें डिसाइड हुई हैं वो बाहर नहीं की जाएंगी। तो मामला तो उस वक्त से शुरू हो गया था। और अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा है कि जब ये एक्सटेंशन के लिए कानून साजी हुई थी, उस वक्त जो चीज़ें हुई थी अगर मैं बताऊँ तो टीवी पे चल नहीं सकती। तो ये अब नया एक मंजन बेचने के लिए मरीम नवाज को जिम्मेदारी दी गई है कि शहबाज शरीफ इंतहाई फजूल आदमी है। लेकिन इस पे भी तो गौर करना चाहिए कि ये ना हो कि जिस तरह मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार साहब आए, अब ये शहबाज शरीफ की जगह मरीम साहबा को जो एंटर किया जा रहा है वही हाल ना हो जाए अब पार्टी का भी, जो इन्होंने मुल्क की मईशत का किया है। इस पर हम राय लेंगे नूर आरिफीन की ब्रेक के बाद, और वायरल स्टोरी भी शामिल करेंगे कि किस तरह से चीन से जो बोगियाँ मंगवाई गई और उसमें क्या घपला हुआ है कि वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है पाकिस्तान में। कितनी बड़ी नाअहली है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया है कि अब मरीम नवाज साहिबा को सीनियर नायब सदर बना दिया गया है नून लीग का, और चीफ ऑर्गेनाइज़र भी। और ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो इस तरह पार्टी पर नहीं थी, नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं थे, सीनियर लोग उस तरह तवज्जो देते थे। मरीम साहबा ने वालिद साहब से शिकायत लगाई कि मुझे आप ज़रा कंट्रोल देकर देखें, तो लिहाजा कंट्रोल उनको दिया गया है। लेकिन अब ये ना हो कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर इसहाक डार साहब को लाया गया था और उसके बाद ज़्यादा बदतर सूरत हाल मईशत की, यही हाल नून लीग का ना हो जाए। तो नूर आरिफीन, आपको क्या लगता है, मरीम साहबा जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टी को चला सकेंगी? एक आदमी की शादी बहुत मन्नतों मुरादों के बाद हुई, बीवी उसकी नहायत हैवी वेट थी, टाइटैनिक टाइप की। दावत पे जाते हुए बीवी का पाँव गलती से मियाँ के पाँव पे आ गया। मियाँ ने उससे सवाल किया, बेगम मौत अच्छी है या हालत नज़ा? बीवी ने कहा जाहिर है मौत। कहने लगा बस तो फिर मेहरबानी करके दूसरा पैर भी मेरे पैर पे रख दो। तो भाई अभी इस वक्त हम हालत नज़ा में हैं, उस वक्त जो है वो हमको पूरी तरह से मौत आ जाएगी और ज़रा टाइट वाली आएगी, मस्त वाली। और बाकी ये क्राउड पुलर भी इस वजह से नहीं है कि बड़ी ये आइडियलिस्टिक और बड़ी, वो आपको भी पता है जो मैं नहीं कहना चाह रहा, वो क्राउड पुलर, यहाँ का क्राउड भी ऐसे ही है भैया, ये क्राउड भी वैसे ही है, ठीक है ना। यहाँ मतलब आप समझें क्राउड को क्या चाहिए होता है। चले यहाँ वो वाले ड्रामे नहीं बिकते कि जिसमें कोई दर्स होता है, जिसमें कोई क्रिएटिव बात होता है, कोई क्रिएटिव एंगल होता है, कोई काम की बात होती है। इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, और वो आदमी बैठ करके टेलीविज़न पे इंटेलेक्चुअलता के मोती भी घेर रहा होता है, टुच्चा। तो ये क्राउड भी इसी तरह का भाई। तो मरीम नवाज़ के आ जाने से क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसी बाहर आ जाएगी, मुझे ज़िंदगी के सारे वो रंग जो मेरी आंखों में शादी के बाद मर गए थे वो सब दोबारा धनक रंग मेरी आंखों में ज़िंदा हो जाएंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना ऐसा हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वंस यू आर शादीशुदा, यू आर शादीशुदा। आपकी मतलब सारी चीज़ें उस वक्त तेल हो जाती हैं जब आप शादी हो जाती है। और इस वक्त हमारी शादी नून लीग से हो चुकी है, इस वक्त कुछ भी नहीं होने का। बस ये है कि जूतों की तादाद में शायद थोड़ा इजाफा हो जाए, कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। अगेन वही वाली बात, ये वहाँ से निकलते ही जैसे जो थे वो कौन था, वो बिस्किट फैक्ट्री वाले मिफ्ता इस्माइल, वो इनकलाबी बन गए थे।
और इसहाक डॉलर साहब आकर के और वो बता रहे थे कि नहीं देखो मैं कैसा जादू करता हूं अभी IMF पे। अभी इसहाक डॉलर की अगर नौकरी तेल हो जाएगी तो वो जाकर के भी अपने वैसे ही शौकत तरीन बन जाएंगे। वो बताएंगे कि आहा मेरे जहन में ऐसा आइडिया था कि अगर मुझे 1 घंटा मिल जाता तो मैं पाकिस्तान की तकदीर कक नहीं। सब बकवास, सब बकवास, कुछ नहीं। मरियम नवाज के आने से भी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ तेरी टोपी मेरे सर, मेरी टोपी तेरे सर के सारा काम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे कराची में शहबाज शरीफ साहब तो इलेक्शन लड़ते हैं, कहीं तो उनकी पॉकेट्स हैं, कुछ ना कुछ वोट बैंक तो है, उसकी क्या सूरत हाल है? यार अगर कराची में नून लीग वाले इलेक्शन लड़ते तो आपके ख्याल में जिस वक्त मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे नून लीग का टिकट ऑफर किया था MNA का, मैं पागल था, मैं मना करता। एक मुझे बेइज्जती से डर लगता है, बड़ी मेहनत से रगड़ रगड़ करके यहाँ तक आया हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत बची कुची है अब उसको मैं सियासत में जाकर के तेल कर दूँ तो मैं पागल हूँ। नून लीग का वोट बैंक यहाँ कहाँ है भाई? एक ही जगह है जहाँ है, किमाड़ी पे। और किमाड़ी है कितना बड़ा? 2 कदम लो और उसके बाद समंदर, तो फिर उसके बाद फिर आगे जाकर के फ़ायदा क्या अपनी इज्जत को चूना लगाने का? नहीं भाई, ऐसे ही ठीक है। नून लीग का वोट बैंक कराची में न था, ना है, ना होगा। चलें, यानी मरीम नवाज साहबा के जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के नून लीग के, तो मरीम नवाज साहबा अब इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएं तो लगता नहीं कि पार्टी को बेहतर ऑर्गेनाइज हो सकेगी। वायरल स्टोरी पर आते हैं, वहाँ भी हमें नून लीग के एक बड़े ज़बरदस्त वज़ीर हैं, तजर्बाकार हैं, वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब। अब उनकी तरफ से मैंने देखा कि नून लीग ने बहुत ज़्यादा इस पर सोशल मीडिया पर यानी इस बात को सराहा कि कमाल कर दिया है, चीन से बोगियाँ आ गई हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि 88 अफसरान गए थे और 2-2 हफ्ते वहाँ पर उन्होंने मज़े किए, इंस्पेक्शन की, लेकिन पता चला जनाब ये जो बोगियाँ हैं पाकिस्तान में तो चलने के काबिल ही नहीं है। कहा यह जा रहा है कि दौरान सफ़र प्रेशर न बनाने की वजह से ब्रेक नहीं लग सकती, जिसकी वजह से ट्रेन हादसा बढ़ सकते हैं। अब हो ये रहा है कि चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कह रहे हैं मोहम्मद हसीब साहब कि बोगियों में कुछ चीज़ें टेक्निकल रह गई हैं, इनको टेक्निकल तौर पर फिट किया जा रहा है। तो फिर सदीक जान ये वहाँ से फिट करके ले आते, इतनी रकम भी 14 करोड़ 90 लाख डॉलर, 14 करोड़ 90 लाख डॉलर, 149 मिलियन, जो कि 37 अरब रुपए के लगभग बनते हैं। 37 अरब रुपए आपने लगा दिया और अभी टेक्निकल चीज़ें रहती हैं। ये तो अब वो आकर पता नहीं फिर बारिश में खड़ी रहेंगी, पता लगेगा पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं और जनाब अब तो वो दोबारा उनकी रिपेयर शुरू हो गई है। ये बिल्कुल आज बिलाल गौरी साहब ने ये खबर दी हुई है और उन्होंने ये सारी जो डिटेल्स आपने बताई कि किस तरह से गए वो और $100 पर डे TADA उन्होंने लिया जो अफसरान गए, और यहाँ आके पता चला जनाब ये तो यहाँ पे चल ही नहीं सकती और अगर इनको चलाएंगे तो फिर हादसात में इजाफा होगा। तो बात यह है कि ये तो एक छोटी मोटी चीज़ है जिनसे पूरा मुल्क नहीं चल रहा, जिनसे पूरी मुईशत नहीं चल रही, जिनसे अमन व अमान के मामलात नहीं संभाले जा रहे, जिनसे सफारतकारी नहीं हो रही, जिनसे दुनिया के साथ डील करने के जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही। तो ये बोगियों वाला मामला तो बहुत छोटा है। इस वक्त तो पूरा मुल्क ही हादसात का शिकार है। इस वक्त तो पूरे मुल्क में ही जो है वो अफरा तफरी है, पूरे मुल्क में ही गैर यकीनी और मायूसी की सूरत हाल है। इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने, और शुरू में हमने जो बात भी की थी कि ये इस तरह के तजर्बात हैं। अब देखें ना, मैं पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि असूली तौर पर यह बात गलत नहीं है कि 8:30 बजे मार्केटें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन किस हुकूमत के कहने पर? उस हुकूमत के कहने पर जिनके 80 वज़ीर हैं, जो हर दूसरे दिन किसी न किसी को मामले खसूसी किसी को मुशीर बना देते हैं, जो अब भी बंदर बांट में लगे हुए हैं, जिनकी अब भी लड़ाई इस बात पर नहीं होती कि जी क्राइम बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, आटा नहीं मिल रहा, गंदम नहीं मिल रही, इंपोर्ट्स कम हो गई, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गई हैं और इंडस्ट्री बंद हो रही है। इस बात पे कोई नहीं लड़ता। ये कोई धमकी नहीं लगा रहा कि भाई अगर आटा सस्ता ना हो तो मैं हुकूमत से अलग हो जाऊँगा, बल्कि अभी भी लड़ाई इस बात पर है कि आप ये ज़्यादा खा रहा है, मुझे कम मिल रहा है, मेरा हिसाब अच्छा कर दें तो मैं भी राज़ी हो जाऊँगा। इस वक्त भी जब इस वक्त आवाम के हालात, और मैं आपको बताऊँ कि मुझे नहीं पता कि बाकी शहरों में क्या सूरत हाल है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बदतरीन लोड शेडिंग है। अब ये तो मैं हैरान हूँ कि अभी तो शदीद सर्दी में ये हालात हैं, जो आप खुद भी कह रहे थे कि AC नहीं चल रहा, पंखे नहीं चल रहे। अगर ये गर्मियों में यही हालात रहे, यही सूरत हाल रही, ये तो जो पहले जो पीपल्स पार्टी ने जो हशर नशर किया था मुल्क का, ये तो उससे भी बदतर सूरत हाल नजर आती है कि आपके पास एनर्जी इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है तो आप बिजली 6-8 घंटे बंद रखो। ठीक है, ये हमें याद है एहसन इकबाल सब दीगर सब कहते थे हम तजर्बाकार हैं, हमें पता है, इमरान खान ना है नालायक ना तजर्बाकार है, इनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं है किस तरह से मुल्क को ठीक करना है, हमने किया था, हमें सब पता है। 6 महीने याद है मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहे थे, अब तो 8 माह गुजर गए हैं और एक ना एक स्कैंडल सामने आ जाता है नूर आरफीन। तो इस पर अब आपको लगता है कि कोई इंक्वायरी या कुछ किया जाएगा जी इन अफसरान को जो वहाँ जाकर मौजें करते रहे?
शो ख़त्म करने के लिए ये लतीफ़ा सुनाने का नया ट्रेंड है क्या? मेरे भाई तो इसलिए कि ये हुकूमत तो आई जान साहब जो अभी बात कर रहे थे, नहीं ये किसने कहा भाई? अब इस हुकूमत ने कहा था। मैं 500 वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखिए बात ये बुनियादी बात, जहाँ का एक आम आदमी, जहाँ की सोसाइटी पूरी अपने मामलात से डिस्कनेक्ट कर लेती है ना, डिसएसोसिएट हो जाती है, अपने आप को इररेलेवेंट समझ करके और गोशे गुमनामी में चली जाती है, वहाँ के हालात इसी तरह से होते हैं। आप और मैं दिन भर अपना कलेजा छीलते हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते हैं कि आटा महंगा हो गया और अद्वियात की कीमतें। यार वो आम आदमी, उसकी मतलब बेशर्मी की भी तो दाद दो ना। लाइन में लग के जूते खा रहा है और वो आदमी कभी उठ करके सामने आने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्या वजह है यार? कितने लोगों को जेल में बंद करोगे? जेल है कितनी तुम्हारे पास? कितने लोगों पे तुम जो है वो हंटर कोड़े चलाओगे? कितने चलाने वाले हाथ हैं तुम्हारे पास? मुझे ये बताओ। वो एक आम आदमी जो जूते खा रहा है, वो अपनी हालत के सुधार के लिए इन पार्लियामेंटेरियंस, इन मनहूसों को क्यों नहीं प्रेशराइज करता? और आपके ख्याल में इनके पेट में बिलावजा मरोड़ उठेगा? ये आपने जो इतना हैवी इनॉर्मस अमाउंट अभी मुझे बताया, मैं इसकी गिनती भी नहीं कर सकता। अरबों रुपए का आपने ये जो बताया, और ये सिर्फ एक किस्त बताइए, ये सिर्फ एक चीज़ है और पता नहीं कितनी चीज़ें अभी आनी बाकी होंगी। आपके ख्याल में एक आम आदमी को जब इस सूरत-ए-हाल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो लाइन में लगा हुआ है बदस्तूर, एक लाइन से निकलता है दूसरी लाइन में लग जाता है, उसके बाद जाकर के सिविल अस्पताल में सरकारी टूटी हुई बेंच के ऊपर अपनी जान दे देता है टें करके। तो आपके ख्याल में यहाँ मुल्क की सूरत-ए-हाल ऐसी बेहतर हो जाएगी? यानी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। किसी तरह एहतजाज करेगी तो फिर ताजरों की तरफ से एहतजाज शुरू हो गया है कि 8 बजे हम मार्केट्स नहीं बंद कर सकते, पहले कारोबार का बुरा हाल है। अब देखते हैं कि इनका एहतजाज कोई रंग लाता है या नहीं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।